बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं तो चीज़ें महंगी लगती हैं, बैंक से लोन लेने जाते हैं तो ब्याज ऊंची मिलती है, रोजगार मांगने जाते हैं तो निराशा हाथ लगती है। लिहाजा देश में खपत बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है, जिसे हम तकनीकी भाषा में कहते हैं कि कंजम्पशन ग्रोथ धीमी पड़ गई है। कंपनियों ने प्रोडक्शन बढ़ाने की रफ्तार कम कर दिया है। जितनी तेजी से नए प्लांट, नए ऑफिस खोलने में कंपनियां पैसा लगा रही थी, वो रफ्तार भी धीमी पड़ गई है और इसे हम कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अब सवाल यह था कि ये सब समस्या कैसे दूर होगी। समस्या का समाधान ढूंढने निकलने तो सबकी निगाहें टिक गई रिजर्व बैंक पर, क्योंकि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होनी थी और यह भी माना जाता है कि आरबीआई जो फैसला लेगा उसका असर तुरंत दिखेगा। आरबीआई ने 3 दिनों तक मैराथन बैठक की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की और फैसला भी लिया। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, सीआरआर में % की कटौती कर दी, चालू कारोबारी साल में रिटेल महंगाई का अनुमान बढ़ा दिया, जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया। अब ये फैसला किसी को अच्छा लगा तो किसी को बुरा, किसी को मिली निराशा तो किसी को दिखी आशा। तो आज हम इसी पर करेंगे खास चर्चा कि आरबीआई का फैसला अर्थव्यवस्था की जो मौजूदा मांग थी या ज़रूरत थी उसे पूरा करने में कितना सफल हो पाएगा, या फिर आरबीआई क्यों, सरकार भी तो है, 2 महीने बाद बजट पेश होने वाला है, वहाँ से भी तो कुछ कदम उठाने चाहिए। ये कदम क्या होने चाहिए, इस चर्चा में इस सवाल का भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राय और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी साहब, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी साहब, सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ एन कामाकोडी जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ईडी आर.के. बख्शी साहब, साइट्रस एडवाइजर के फाउंडर संजय सिन्हा जी और बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य साहब। आप सभी लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और चर्चा की शुरुआत मैं करूं, सबसे पहले चलूंगा मैं डीके जोशी साहब के पास। डीके जोशी साहब, जब ये पॉलिसी आने वाली थी उससे पहले बहुत सारी निगाहें थी लोगों की, और चूंकि चुनौतियां बहुत होती हैं, आरबीआई को बहुत सारी चीज़ों में बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है, लेकिन जो अपेक्षा थी या फिर कहें कि अर्थव्यवस्था की जो मांग थी, समय की जो मांग थी, उसको पूरा करने में ये पॉलिसी कितना सफल हो पाई है? देखिए, आरबीआई का जो फोकस है वो इन्फ्लेशन को 4% पे लाने का है, और अभी वो उस डायरेक्शन में अलाइन नहीं है, तो उनका ओवरऑल एम्फेसिस जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल पे रहेगा। और जहां तक ग्रोथ का सवाल है उसका भी उन्हें ध्यान रखना है। जो आंकड़े आरबीआई ने फोरकास्ट किए हैं वो ये है कि वो ये दर्शाते हैं कि जो सेकेंड क्वार्टर का जीडीपी डिक्लाइन था वो ट्रांजिटरी और टेम्परेरी है, और आगे चल के वो इकोनॉमी फिर पटरी पे आ जाएगी अगले क्वार्टर से। तो इस स्थिति में जो महंगाई पे फोकस है वो बरकरार रहता है। हाँ, उन्होंने, क्योंकि सिस्टम में थोड़ा लिक्विडिटी की टाइटनेस की आगे चलते हुए उम्मीद थी, तो उन्होंने सीआरआर का एक कर दिया। यूजुअली आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत वो लिक्विडिटी को मैनेज करता है, पर ये सीआरआर एक ब्लंट टूल माना जाता है और ये एक ईजिंग का, मॉनेटरी ईजिंग के अंडर आता है। तो इससे फायदा मिलेगा। आई थिंक लिक्विडिटी सिचुएशन इंप्रूव होगी, यील्ड्स हमने ऑलरेडी देखा नीचे आ गई। तो एक तरह से उन्होंने ग्रोथ को नजरअंदाज नहीं किया है, पर फोकस अपना इन्फ्लेशन पे रखा है। तो फोकस अपना इन्फ्लेशन पे रखा है। हीरानंदानी जी, हम लोग, याद है कि इससे कुछ हफ्ते पहले आपके साथ जुड़े थे और हम लोग अर्थव्यवस्था के हालात पे चर्चा कर रहे थे। मुद्दा था जीडीपी का। उस वक्त आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जिस पर मैंने काफ़ी मंथन भी किया था। आपने कहा था कि आपके 40 साल के करियर में, इंडस्ट्री में जब से आप हैं, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का ग्रोथ निगेटिव में चला गया है। तो मैं इस पर काफ़ी सोचा और मुझे लगा नहीं, कम से कम यहाँ तो ब्याज दरें घटनी चाहिए, और आपने उस टाइम इसकी वकालत भी की थी। तो जब ये पॉलिसी आई तो थोड़ी सी निराशा मिली आपको? लक्ष्मण जी नमस्कार, बहुत खुशी होती है आपसे जुड़ने में। मैं तो बहुत ही धन्यवाद। नाराज हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इन्फ्लेशन के ऊपर जो जोर दिया हुआ है वो आरबीआई की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, और उनको उसके ऊपर न इंतजार करेंगे तो गलत होगा, और जरूर करना है। लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात चल रही है वो
हायर इंटरेस्ट रेट रखने से मुझे नहीं लगता है कि फूड के प्राइसेस के ऊपर कोई काबू आ सकती है, क्योंकि सप्लाई इशू है, उसके कारण फूड इन्फ्लेशन हो रहा है। और आज की तारीख में इसको हायर इंटरेस्ट रेट रख के मुझे नहीं लगता है कि फूड इन्फ्लेशन के ऊपर आप काबू ला सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, हमारे जो आपको उस सेशन में आपसे बात हुई थी कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जो नुकसान हुआ है वो बहुत ही जबरदस्त है। मेरे 40 साल के अनुभव में मैं नहीं देखा कि ग्रोथ ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग नेगेटिव हुआ है। ये कभी नहीं हुआ है, मेरे पूरे 40 साल के अनुभव के से मैं कह सकता हूं। तो मेरे अंदाज से ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण है और लोगों को उसको काफी नेगेटिव इफेक्ट के कारण अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में नहीं होगा। जो मिडिल लेवल हाउसिंग है और लग्जरी हाउसिंग है वहां कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1-2% के जो ब्याज के कारण कोई ऐसे नहीं है कि वो बोरोइंग नहीं करेंगे या कम बोरो करेंगे। तो मेरे अंदाज से ये आज की तारीख में हम जो अपेक्षा रख रहे थे कि कुछ राहत आरबीआई कर देगी, वो करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात कही है वो क्रेडिट रिजर्व रेशियो के बारे में जो किया है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ा दी है, वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए बैंकों को ये पड़ जाएगा कि क्योंकि डिपॉजिट्स में कोई चैलेंज आ रही थी और बैंक्स को कलेक्शन करने में, क्योंकि काफी लोग अब जनरल मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में वगैरह, डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए जो डिपॉजिट अवेलेबिलिटी बैंक में है वो चैलेंजेस है और उसके कारण भी उनका ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो जा रहा था बैंकों के लिए। तो इसलिए सीएआरआर का जो इंक्रीज किया है वो जरूर क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से सही किया है और हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन जो रिजर्व बैंक ने ब्याज के ऊपर जो स्थिरता रखी है वो आई थिंक इट इज ओवरऑल नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी और शायद हमें कुछ करना चाहिए जनवरी के समय पर और बजट के अंदर भी कुछ राहत देनी पड़ेगी कि ये पॉलिसी के अंदर कैसे ये बेनिफिट मिल जाए। ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि जो उम्मीदें थी उस पर शायद आपको निराशा हाथ यहाँ लगी है। कामाकोडी साहब, इस पे मैं आऊँगा आगे चल के कि कई इंडस्ट्री या फिर जो सीधे B2C कारोबार में थे उनको था कि कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा, लोन के रेट कम होंगे, ब्याज दरें कम होंगी तो वो लोग ज़्यादा परचेजिंग करेंगे, वहाँ पे निराशा हाथ लगी। लेकिन CRR में जो कटौती की गई उससे जो एडिशनल लिक्विडिटी मार्केट में आएगा उसको बैंक कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या इस फ्रंट पे यूज करेंगे? या वो लाइक से वो 50 बेसिस पॉइंट जो अभी रिलीज हो रहा है वो क्रेडिट देने के लिए वो अलॉन्ग विद वो डिपॉजिट फंड के साथ वो भी क्रेडिट के लिए जाएगा। मगर वो लाइक से दी इंटरेस्ट रेट वो साहब भी ईरानदानी साहब भी पता लाइक वो डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ के बीच में वो बैलेंस है क्या, वो बैलेंस अभी ऑलरेडी आ चुका है करके डेटा भी बोल रहा है। ये 50 बेसिस पॉइंट सीआरआर रिलीज जो होता है वो एक्स्ट्रा सपोर्ट क्रेडिट देने के लिए जाएगा। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट क्रेडिट देने के लिए जाएगा। इसका असर बख्शी साहब, क्रेडिट ग्रोथ जो धीमा पड़ गया था, डिपॉजिट ग्रोथ जो धीमा पड़ गया था, उस पर ही दिखेगा या फिर लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट पर भी कहीं असर डालेगा? बख्शी साहब, देखिए, डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट में तो इसका जरूर असर आएगा, क्योंकि डिपॉजिट में जो लिक्विडिटी टाइटनेस की वजह से डिपॉजिट की, और पर्टिकुलरली लास्ट ईयर एचडीएफसी का मर्जर जो एचडीएफसी बैंक में हो गया था, उससे एक और एनबीएफसी के आ जाने से डिपॉजिट के लिए और कंपटीशन बढ़ गया था। तो डिपॉजिट के रेट्स में तो कुछ कमी जरूर आएगी इससे, क्योंकि अभी पिछले दिनों में जो ट्रेंड दिख रहे थे, अब इस साल में पिछले साल के 2023 के मुकाबले में 60% ज़्यादा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंकों ने इशू किए हैं। सितंबर के महीने में भी बहुत बड़ा, जो कि पिछले अगस्त 24 के मुकाबले में सितंबर 24 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक तब इशू करते हैं जब उनको नॉर्मल डिपॉजिट नहीं मिलते, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो डिपॉजिट की टाइटनेस बहुत ज़्यादा थी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी। अभी जाके 15 नवंबर को जो इस साल में
क्रेडिट और डिपॉजिट की ग्रोथ कुछ बराबर हुई, यानी डिपॉजिट की ग्रोथ 11.2% और क्रेडिट की 11.1%। पर उससे पहले डिपॉजिट की ग्रोथ कम थी, क्रेडिट की ज़्यादा, तो सीडी रेशियो जो है बैंकों का वो डिस्टॉर्ट हो रहा था और आरबीआई उससे बहुत कंसर्न भी था। पर बैंकों के ऊपर भी बैंकों ने सीडी बहुत हाई रेट्स पर ली हैं और बहुत ज़्यादा ली हैं, तो उसमें अब कुछ राहत आएगी। डिपॉजिट्स के रेट थोड़े मॉडरेट होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, डिपॉजिटर्स को इसके बारे में चिंता की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एक अनयूजुअल प्रेशर हो गया था डिपॉजिट रेट्स पे वो कम होगा। लोन्स पे डायरेक्टली नहीं आएगा क्योंकि अभी ज़्यादातर पोर्टफोलियो लोन्स का वेरिएबल से लिंक्ड है, तो रेपो रेट से बहुत लिंक्ड है, तो रेपो रेट अगर डाउन हो जाता तो इमीडिएटली बैंकों को वो चेंज करना पड़ता। लेकिन कुछ और भी वेरिएबल्स हैं जिनसे डिपॉजिट लोन्स लिंक्ड हैं, उनमें अगर बैंक के कॉस्ट ऑफ फंड्स में कुछ कमी आती है तो थोड़ी कमी आ सकती है लोन्स के रेट में, लेकिन डिपॉजिट्स में एक मार्केट में अच्छा बैलेंस आएगा और एक हेल्दी सिचुएशन क्रिएट होगी, जो कि इस लिक्विडिटी सिचुएशन से जो बैंकों पे काफ़ी प्रेशर आ रहा था और अनहेल्दी कंपटीशन डेवलप हो रहा था, वो काफ़ी कंट्रोल। इसमें थोड़ा सा मैं और सरल भाषा में आपसे समझूं कि इसका असर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम लोग जो पैसा बैंक में जमा करते हैं या फिर बड़े लोग भी जमा करते हैं, बल्क डिपॉजिट भी होता है, जो पैसा जमा करते हैं उस पर जो ब्याज मिलता है उस ब्याज की दरें कम हो सकती हैं या फिर उसमें थोड़ी सी कमी आने की संभावना है, लेकिन जो लोग कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, उस पर जो ब्याज दर हैं वो घटने की संभावना नहीं है। क्यों ऐसा कहना सही होगा? बिल्कुल डायरेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि जो लोन रेपो रेट से लिंक्ड है, जब रेपो रेट में परिवर्तन नहीं हुआ तो उस रेट्स में कमी, अगर रेपो रेट कम होता तो ऑटोमेटिक कम हो जाते, अब वो ऑटोमेटिक कम नहीं होंगे। लेकिन जहां तक वो कोई बैंक के और इंटरनल बेंचमार्क से या एक्सटर्नल बेंचमार्क ट्रेजरी रेट से लिंक्ड है या किसी और चीज से लिंक्ड है, तो वहां पर अगर कमी आएगी तो उससे वो कम हो जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी लेन रेपो रेट से लिंक्ड है तो उसमें कमी इमीडिएट नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि जैसा कि इकोनॉमिस्ट जोशी जी बताएंगे या दूसरे बताएंगे कि फरवरी में ऐसी उम्मीद है, आरबीआई एक पद पर चल पड़ा है। फरवरी को लेकर के एक फरवरी पे एक मुद्दे पर बातचीत करूंगा, आगे चल के आपसे भी इस पर रिएक्शन लूंगा मैं। संजय सिन्हा साहब, इसको मार्केट ने तो मुझे लगता है सीआरआर कट होगा पहले से ही काफ़ी हद तक मान बैठा था, सीआरआर कट होने की संभावना है, रेपो रेट कट होगा, इस पे काफ़ी लोगों में अंतर्विरोध था, कुछ लोग बटे हुए थे, कुछ लोग समर्थन में थे और हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर भी 4-2 से फैसला दिया है। तो ये अब जो आया है इसके बाद फॉरवर्ड लुकिंग क्या देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का रुख कैसा रहने वाला है? तो लक्ष्मण जी देखिए, अगर आप जो जीडीपी के आंकड़े आए 5.4% के, उसका अगर आप देखें कि उसके पीछे कारण क्या थे, तो 5 मुख्य कारण थे उसके स्लो डाउन के। पहला था माइनिंग एंड कोरिंग में स्लो डाउन, दूसरा था मैन्युफैक्चरिंग का स्लो डाउन, तीसरा था इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, चौथा था गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का कम होना और पांचवा था ग्लोबल स्पेंडिंग। अगर आप ये पांचों आंकड़े देखें और उसके कंपैरिजन में अगर आप गवर्नर साहब की स्पीच को सुने, तो गवर्नर साहब ने अपने स्पीच में कहा कि जो माइनिंग एंड कोरिंग सेक्टर है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें उनको अब थोड़ी तेजी दिख रही है। ये मेरे ख्याल से इक्विटी मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि अगर जो पिछला तिमाही गुजरा Q2 ऑफ FY25, उसमें हमने देखा कि एग्रीगेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर सिर्फ 2% का रहा। हमने अपनी रिसर्च टीम के साथ इन सारे 1100 कंपनीज जो हैं, टॉप 1100 कंपनीज, उनको 4 सब सेक्टर्स में बांटा: कंज्यूमर फेसिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल। जब मैंने इनको जब 4 भाग में बांटा तो मैंने देखा कि इन 4 में से 3 जो सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर, फाइनेंशियल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, उनमें तो एक्चुअली प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा हुआ। जहां पर जो प्रॉफिट को नीचे लाया है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इंडस्ट्रियल के अंदर खास करके ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, सीमेंट, इस तरह की कंपनीज ने इनके प्रॉफिट ग्रोथ को नीचे लाया। तो अब अगर गवर्नर खुद कह रहे हैं कि उनको इन सेक्टर्स में अब तेजी दिख रही है, तो मैं मार्केट के पर्सपेक्टिव से ऐसा समझ रहा हूं कि जो Q3 और Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनीज के रिजल्ट में कुछ सुधार होना चाहिए।
और इसका रिफ्लेक्शन हमको स्टॉक मार्केट में भी दिखेगा। तो एक मैं जो कंक्लूजन है गवर्नर के स्टेटमेंट और आंकड़ों के कंपैरिजन को अगर मैं देखूं तो एक कंक्लूजन मैं ये निकाल रहा हूं। दूसरा, जो उन्होंने सीआरआर में 2 फेज में 25-25 बेसिस करके क्यूमुलेटिवली 50 बेसिस पॉइंट का जो कटौती अनाउंस किया है, उसके कारण बैंकिंग सेक्टर में करीब करीब 1,15,000 करोड़ से लेके 1,20,000 करोड़ का लिक्विडिटी जो है वो सिस्टम में चला आएगा। इसका मेरे ख्याल से बहुत बड़ा योगदान शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट्स पे पड़ेगा, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई में बिजी सीजन क्रेडिट पॉलिसी में अगर इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी बाजार में चला आता है तो ये उसके लिए फायदेमंद है। और मेरे ख्याल से जो मैं 4 सब सेक्टर्स की प्रदर्शन की बात कर रहा था, तो उसमें जो मैंने देखा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज है अब तक हर तिमाही में इस पूरे समूह में करीब करीब 30% का प्रॉफिट ग्रोथ आता था ईयर ऑन ईयर, लेकिन इस तिमाही में एग्रीगेट बेसिस पर इस समूह में फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज का जो एग्रीगेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो घट के सिर्फ करीब 15% के आसपास आया था। इसमें अच्छी बात तो यह है कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, उनका प्रॉफिट ग्रोथ 33% का था। यानी कि अगर जो इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी अगर बाजार में चला आता है तो जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, जैसे कि एनबीएफसीज हुए, प्राइवेट सेक्टर बैंक हुए, उनके भी प्रॉफिट ग्रोथ में इजाफा आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज जो हमने जो असर देखा हमने बाजार में आज कृषि का, वो सिर्फ आज ही तक सीमित नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से ये प्री बजट रैली को सपोर्ट करने में बहुत ही समर्थन देगा। बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था। हीरानंदानी साहब, आपके पास मैं आऊँगा, लेकिन ए.के. भट्टाचार्य साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, और ये जो एडिटोरियल लिखते हैं, मैं तो वर्षों से देखता रहा हूँ कि पॉलिसी मेकर बड़े गंभीरता से देखते हैं और पढ़ते हैं, और उसका असर पड़ता है पॉलिसी पे। इसीलिए भट्टाचार्य साहब के व्यू लेना बहुत ज़रूरी है ऐसे मौके पर। भट्टाचार्य साहब, सवाल ये था कि जब उम्मीदें लगाए बैठे थे कई लोग कि रेपो रेट कम हो गया, ब्याज दरें कम होंगी इस पॉलिसी से, ऐसा तो हुआ नहीं। तो अब नेक्स्ट उम्मीद कहाँ पे टिकी रहेंगी? क्या बजट पे टिकनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि फरवरी में रेट कट होगा, इसकी उम्मीदें जग गई, वहाँ पर उम्मीद लगा रखना चाहिए? देखिए लक्ष्मण जी, ऐसा है कि इस पॉलिसी में गवर्नर साहब के पास 2 चैलेंजेस थे। एक तो था कि जीडीपी नंबर का जो दूसरे क्वार्टर का जो नंबर जो था वो 5.4% वृद्धि दर आ गया, और दूसरा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 6% के ऊपर चला गया। तो ये दोनों जो इनकी जो डेटा जो आए थे, उनको उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में उनका दोनों का ही उन्होंने एक रेस्पॉन्स दिया है। पहली बात तो ये है कि जो रेपो रेट जो है उन्होंने घटाया नहीं, और जो लिक्विडिटी बढ़ाने का जो था वो ग्रोथ को थोड़ा आगे बढ़ाने का है। नो, ये तो साफ क्लियर है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है, उसके लिए रेपो रेट को नहीं घटाएंगे हम, और ग्रोथ को थोड़ा बहुत सहारा देंगे। उसीलिए हमने सीआरआर कट इस मौके में कर दिया। आगे की बात जो आपका जो सवाल था, उस आगे की सवाल में मैं 2 चीजों में आपकी दृष्टि आकर्षित करूंगा। पहली बात तो ये है कि उनका जो ग्रोथ एस्टिमेट जो है, जो साल के जो 2 तिमाही जो बाकी बचे हैं, उनके आंकड़े जो अभी आने बाकी हैं, उनका एस्टिमेट ये है कि 7% का ग्रोथ होगा। अगर 7% का ग्रोथ होगा तो इंटरेस्ट रेपो रेट को घटाना कितना वांछित होगा, ये एक सवाल उठेगा। और उसी लिए मैं समझता हूं कि उनका जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो परिवर्तन ना आने का मतलब यही है, वो ग्रोथ को देख रहे हैं, और उनका इस वक्त का एस्टिमेट ये है कि ग्रोथ जो अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी, मार्च का ग्रोथ 7% होगा। तो उसमें अगर मान लीजिए ये डेटा अगर वैलिडेट होने वाले हैं, फरवरी में का जो रेट कट होना जो एकदम बहुत लोग कह रहे हैं होगा, वो शायद नहीं भी हो सकता है। इसकी एक उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को न बदल कर उन्होंने क्लियरली दिया है। और दूसरी बात जो है, भट्टाचार्य साहब, सीआरआर जो है, उनके पास अभी भी और भी 2-3 ऐसे अस्त्र उनके हाथ में हैं
ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, वीआरआर्स हैं, तो ये इनको भी वो इस्तेमाल जब भी मर्जी कर सकते हैं अगर लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत हो। तो मैं ये नहीं समझता कि रेट कट अभी होने वाला है या फरवरी को होने वाला है, पर वो देखेंगे, उसके बाद फरवरी में बजट के आने के बाद वो अपना दूसरा कदम लेने की सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हीरानंदानी साहब, मैं आपके पास दो सवाल लेकर के आ रहा हूं, दोनों अलग अलग जवाब, पहला का जवाब दे देंगे तब फिर दूसरे पे आऊँगा। पहला सवाल तो ये कि जब इन्होंने रेट कट नहीं किया तो दो डेटा रखा और इसके बाद लोगों की उम्मीदें जगी है। एक डेटा रखा इन्होंने कि Q1 के से लेकर के या फिर कहें कि अगले साल Q2 से थोड़ा सा ग्रोथ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके संकेत आपको Q3 Q4 में मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब Q3 Q4 के आंकड़े आपके पास आ जाएंगे पॉजिटिव, तो शायद फरवरी में रेट कट की गुंजाइश यहाँ पे बनती है। दूसरा उन्होंने रखा महंगाई का अनुमान रिजर्व बैंक की तरफ से, वहाँ से भी ऐसा लग रहा है Q3 Q4 के बाद महंगाई भी काबू में आता हुआ दिखेगा। तो जब ये दिखना शुरू हो जाएगा तो फरवरी में रेट कट के लिए एक आधार बन जाएगा। तो हीरानंदानी साहब, ये फरवरी में उम्मीद आप रखेंगे, और रखेंगे तो अगर कुछ बता सकें कितना आपको लगता है कि हो जाना चाहिए रेट कट, ताकि होम बायर ही नहीं इंडस्ट्री को राहत मिले इससे? मैं एग्री नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऑलरेडी जो आंकड़े दिख रहे हैं कि Q2 जीडीपी ग्रोथ तो 5.4% रहा था, उसको बढ़ाने के लिए आपको रेट कट करने की आवश्यकता थी। आप जब तक आप रेट कट नहीं करेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी आप 7% वापस नहीं ला सकते। आपको ये राहत देने की जरूरत है, बिकॉज हायर रेट इंटरेस्ट आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है, कॉस्ट ऑफ मनी तो बढ़ा रहा है। तो जितने भी हम बोरोइंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट रेट जो बढ़ गया है और बढ़ा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी कॉन्ट्राइंडिकेटिव। तो वाइल CRR रेशियो को बदलाव करने से फायदा हुआ है और बैंकों के पास पैसे ज्यादा आए हैं विच दे कैन डू लेंडिंग इन द मार्केट, लेकिन ब्याज कम नहीं करने से मेरे अंदाज से यू आर एक्चुअली चैलेंजिंग द मार्केट। और जो जीडीपी ग्रोथ हम 7.558% ला सकते थे, आप ब्याज कम करके आप ये लेके आ सकते थे, जो आज के तारीख में आपने नहीं किया। तो मेरे अंदाज से ये जो 5.4% आज की तारीख में है और आप इन्फ्लेशन फूड के हिसाब से कंट्रोल जुड़े करते हैं, तो वो कंटिन्यू भी हो सकता है। एक और एग्रीकल्चर सही नहीं रहा तो आपको फिर भी आप रेट कट नहीं कर सकेंगे। लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रीज है, रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, इनको रेट कट करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो मेरे अंदाज से रेट कट इज हाईली रिकमेंडेड। अफोर्डेबल हाउसिंग को आपको फिर जुड़ाना है, नहीं तो आप नेक्स्ट क्वार्टर में भी अफोर्डेबल हाउसिंग की ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री वित्त मंत्री ने अनाउंस किया है, लेकिन वो रेट कट साथ में संभव था और 1.5% जो राहत देने वाले थे, तो इट वुड हैव ब्रॉट डाउन द EMI कॉस्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। तो मेरे अंदाज से अफोर्डेबल हाउसिंग इज गोइंग टू कंटिन्यू टू बी अ हिट और नेगेटिव हो सकता है, एंड ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली कम हो सकता है, क्योंकि यू हैव नॉट डन द रेट कट। सो आई एम नॉट इन अग्रीमेंट विद द व्यूज that we should not have done a rate cut. Rate cut was very, very, very necessary just now to give a boost to the economy. बिल्कुल बिल्कुल। हीरानंदानी साहब, मैं आपके पास एक सवाल लेकर के और आऊँगा, चूँकि अब बजट की तैयारी भी शुरू हो गई है। बजट को लेकर लोगों से, अलग अलग इंडस्ट्री सेगमेंट से वित्त मंत्री ने कंसल्टेशन शुरू कर दिया है। तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन या व्यूज़ है, इस पर मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन चूंकि आपने जो बात कही, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन मैं DK जोशी साहब से ले लेता हूँ। DK जोशी साहब, जो ग्रोथ के प्रोजेक्शन दिए हैं, हालांकि घटा तो दिया ग्रोथ उन्होंने, लेकिन अगले कारोबारी साल के Q2 तक के जो प्रोजेक्शन देखें, इन्फ्लेशन के जो प्रोजेक्शन देखें 4 क्वार्टर तक का, आपको लगता है कि फरवरी में ब्याज दर घटने का या फिर रेट कट की संभावना ज़्यादा प्रबल दिख रही है? हमारा मानना है कि काफी पॉसिबिलिटी ज्यादा है फरवरी में। उसका कारण ये है कि इन्फ्लेशन नीचे आने की एक्सपेक्टेशन है, तो ये सारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड है। ग्रोथ अभी स्ट्रांग है, RBI भी प्रोजेक्ट कर रहा है स्ट्रांग है। जब इकोनॉमी की ग्रोथ आगे चलते हुए वो स्ट्रांग मान रहे हैं,
तो उस समय जो सप्लाई शॉक है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने फूड इन्फ्लेशन जो पिछले 3 साल से काफी ऊपर 6% से ऊपर बनी हुई है, उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका असर वेजेस वगैरह में भी पड़ना शुरू हो जाएगा और एक तरह से जनरलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन की बात की जाती है। तो अगर ग्रोथ स्ट्रांग रहती है तो वो सप्लाई शॉक को, परसिस्टेंट सप्लाई शॉक को इग्नोर नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर महंगाई की दर नीचे आनी शुरू हो जाती है तो फिर वो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो रेट कट करें, क्योंकि जो जहां तक ग्लोबल सिनेरियो है वो एक तरह से कंड्यूसिव हो गया। पहले लोग बात करते थे कि फेड काटेगा तो शायद आरबीआई पे भी उसका असर पड़ेगा। हमने ये देखा कि हमारी पॉलिसी काफी इंडिपेंडेंट है ग्लोबल पॉलिसीज से, उसका असर जरूर होता है पर डोमेस्टिक कंडीशंस पे ज्यादा डिपेंड करती है। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस थी उनके पास, और उन्होंने अभी फोकस उनका, देखिए उनको जो मैंडेट मिला हुआ है, जैसा कि गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच में शुरू में ही बोला कि उनका मैंडेट है कि महंगाई की दर को, ओवरऑल महंगाई की दर को, सिर्फ नॉन फूड की नहीं, ओवरऑल महंगाई की दर को नीचे लाना है 4% में। तो ये उनका टारगेट है। अब इसमें वो ये बात सच है कि वो फूड इन्फ्लेशन को नीचे नहीं ला सकते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, पर उसका ट्रांसमिशन जरूर रोक सकते हैं। और अगर आरबीआई मानता कि जीडीपी ग्रोथ आगे चलते हुए वीक ही रहेगी, तब तो उनके लिए आवश्यक हो जाता कि वो रेट काटें, क्योंकि वो ग्रोथ को वापस आता हुआ देख रहे हैं, इसलिए वो उनको कोई जल्दी नहीं है रेट काटने की। बिल्कुल, रेट काटने की जल्दी नहीं है, लेकिन अभी रिजर्व बैंक को जो करना था उन्होंने कर दिया। फरवरी में फिर से रिजर्व बैंक के पास एक मौका होगा, लेकिन अभी से लेकर फरवरी तक कई सारे ऐसे इवेंट हैं जिस पर सबकी नज़रें रहेंगी, हमारी भी है, आपकी भी है, हमारे दर्शकों की भी है। तो वो उसमें सबसे इमीडिएट जो नज़र है वो है आपको बजट को लेकर के। हिरानंदानी साहब, चूंकि आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रोथ, अफोर्डेबल हाउसिंग का ग्रोथ, और हर बजट में मैं देखता रहा हूं कि सरकार का फोकस वहां पे काफ़ी ज़्यादा रहा है, चूंकि काफ़ी निचले तबके के मिडिल क्लास के लोगों को प्रभावित करता है। तो सिर्फ हाउसिंग ही नहीं, वैसे मैं आपसे पूछूं कि इस बार के बजट से क्या उम्मीद आप रखेंगे? मेरे अंदाज से जो जीएसटी की ग्रोथ हम देख रहे हैं और ओवरऑल कंट्रोल हुआ है, कलेक्शन के ऊपर काफी जुड़ा हुआ है, 25% ग्रोथ आज दिख रही है। ओवरऑल जो जीएसटी की बनी थी, टारगेट थी, और उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बन गई है। तो मेरे अंदाज से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिविजुअल टैक्सेस के ऊपर कुछ राहत दे सकते हैं। मेरे अंदाज से जो इंडिविजुअल टैक्स रेट है वो काफी ज्यादा है और 37-38% तक आ गया है, और कंपनीज और कॉर्पोरेट्स के जो टैक्स रेट है वो 25% है। तो मेरे अंदाज से इसको शायद कुछ मिलाने के लिए कुछ राहत दे सकते हैं, और एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि इंडिविजुअल जो लोग हैं, बहुत कम लोग ये टैक्स भरते हैं, इतने हाई रेट के जो टैक्सेबल है, मेरे अंदाज से ओवरऑल टैक्स रेट कम कर सकते हैं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ income tax rate cut in the next budget that is expected. Already जो corporate rate है वो 25% है, पार्टनरशिप और इंडिविजुअल लोन्स 36-37% है। तो मुझे लगता है कि इसको कुछ कम ज्यादा करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, और ये शायद ये बजट में वो कर पाएगी। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही वो तो हर कोई सुनना चाहता, हर कोई ऐसी अपेक्षा रखता है, और हमारे दर्शक जो आपको देख रहे होंगे बड़ी दुआएं दे रहे होंगे चलिए आपकी बात कम से कम पहुंच तो जाए वित्त मंत्रालय तक, चूँकि ये अपेक्षा हर बजट में की जाती है, और बजट के बाद कई बार लोगों को निराशा भी हाथ लगती। इनकम टैक्स के अलावा कई लोगों की डिमांड थी कि हाउसिंग सब्सिडी को फिर से रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए। वो आ गई है। पीएमएवाई स्कीम के अंदर 20,000 करोड़ पर ईयर उन्होंने 3 साल तक राहत दी है। 1 करोड़ घर पर 1.5% ब्याज का राहत वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में मिल जाएगा। खाली एक सेक्टर है जो इंटरेस्ट डिडक्शन है, वो 2 लाख रुपया ऊपर अटका हुआ है 10 साल से, वो शायद उनको 5 लाख करने की आवश्यकता है, पर 2 से 3-4 लाख भी कर दें तो अच्छी बात रहेगी। अच्छी बात रहेगी। कामा कौड़ी साहब, बजट है, बजट में वैसे हर सेगमेंट का ध्यान रखा जाता है, और आने वाले दिनों में फाइनेंशियल सेक्टर के साथ, बैंकर के साथ भी फाइनेंस मिनिस्टर मुलाकात करेंगी कि बजट में क्या होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर को क्या लगता है कि चूंकि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी कई सारी चीज़ें होती हैं, बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट सरकार ने पारित कर दिया, तो बजट को बैंकिंग सेक्टर कैसे देख रहा है इस बार के बजट को?
So the almost most of our requirements have been continuously being told, and many things are getting like say taken care. Like some of the things, even non-budgetary things, like whatever you see in the like banking sector amendment act, वगैरह thing वो सब भी हो रहा है. And our Indian Banks Association already has made, and like say it is preparing and sending it to the finance ministry to be taken care during the budget time. बख्शी साहब, बैंकिंग सेक्टर को लेकर के बार बार एक जो कह सकते हैं कंसर्न जताया जाता रहा है वो ये है कि कई सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो अनरजिस्टर्ड है उनके यहाँ से बेतरतीब क्रेडिट दिया जाता है, जिनका कई बार लेखा जोखा नहीं रखा जाता है, तो उनके ऊपर उनका एनपीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उस पर कोशिश की जाती है कैसे न कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आपको लगता है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से इस सेगमेंट में कोई स्ट्रक्चर्ड एफर्ट करना चाहिए? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्र की चीज़ है और रिजर्व बैंक ने इधर इसका कॉग्निजेंस भी लिया है और उन्होंने फिनटेक्स हो या एमएफआई में जो अनब्रिटेड ग्रोथ हो रहा है, मतलब बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिसेस उसमें जो आ गई हैं, तो रिजर्व बैंक उसमें बिल्कुल अलाइव है और रिजर्व बैंक काफ़ी स्टेप भी ले रहा है। तो मैं बजट से उसको नहीं जोड़ना चाहूँगा। और वैसे भी क्या है, अभी बजट जो है इंडिया में, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड स्टेप्स, रिफॉर्म के स्टेप्स और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए स्टेप, चाहे वो पीएलआई हो, वो साल भर में आते रहते हैं। उनका बजट जो है वो कुल मिलाकर एक लेखा जोखा हो जाता है हमारा खर्चे का और रिसीट्स का। तो बजट अब उतना एक सिंगल इवेंट नहीं है साल में, साल भर में वो चीज़ें आती रहती है। जहाँ तक एमएफआई का सवाल है, उसमें बहुत अनहेल्दी चीज़ें आई हैं और इसीलिए सारी एमएफआई कंपनियों में हम बहुत स्ट्रेस, चाहे स्टॉक मार्केट में हो चाहे उनके एनपीए में हो, देख रहे हैं। रिजर्व बैंक लेकिन उसके लिए मुझे लगता है बिल्कुल सही रेगुलेटर है, जिसको जो कदम उठा भी रहा है और वो उसी के क्षेत्र में वो उसको कंट्रोल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक सर्वे, दोनों कोई ऐसी स्टेटमेंट्स रख सकते हैं जिससे कि सरकार का कंसर्न उसके प्रति जाहिर हो, लेकिन मुझे लगता है इसमें कदम जो है वो रिजर्व बैंक की तरफ से लेना चाहिए। डीके जोशी साहब, ये बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब हमने देखा कि जीडीपी ग्रोथ अनुमान से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, कैपेक्स हमने 50% भी खर्च नहीं कर पाए, कंजम्पशन ग्रोथ अभी भी डायसी लग रहा है। तो बजट एक बड़ा मौका होगा सरकार के लिए इन सारे कंसर्न को दूर करने के लिए। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा है कि कैपेक्स में हम तेज़ी लाएंगे, कोशिश करेंगे टारगेट तक पहुंचने का, लेकिन और भी कई सारे फ्रंट पे चैलेंजेस हैं। तो बजट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नहीं, बजट हर साल ही अपॉर्चुनिटी होता है, पर इस साल में बजट में एक चीज मैं कहूंगा जिस पे उन्हें बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, वो है फूड इन्फ्लेशन जो है वो इतनी मॉनेटरी पॉलिसी तो उसको नीचे नहीं ला सकती, सिर्फ फिस्कल पॉलिसी ला सकती है। तो आपका जो क्लाइमेट के जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए कैसे अडेप्ट किया जाए, किस तरह से कृषि क्षेत्र को ज्यादा रेजिलिएंट बनाया जाए ताकि ये जो उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी देख रहे हैं वेजिटेबल प्राइसेस में, ये कम हो। ये एक आध बारी का बात नहीं है, कंटिन्यूअसली वेजिटेबल इन्फ्लेशन ऊपर रही है, तो ये नीचे भी आ सकती है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि हमें, क्योंकि इंडिया जो है क्लाइमेटिकली बहुत ही वल्नरेबल है, मतलब एशिया में अमंग द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज है, तो इस तरह के वेदर शॉक्स हमारे यहाँ बढ़ते ही नजर आएंगे। तो इसमें रेजिलियंस कैसे कृषि क्षेत्र की बढ़ाई जाए कि हमारे जो क्रॉप्स हैं और जो वेजिटेबल्स हैं उन पे असर वेदर का चलते हुए फूड इन्फ्लेशन में मंदी देखी जा सकती है। आपका नेटवर्क डीके जोशी साहब थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ब्रेक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई है। तो मैं अपने स्टूडियो डायरेक्टर से कहूँगा फिर से आपसे जोड़ेंगे ताकि बेहतर तरीके से आपकी आवाज़ आ सके। संजय सिन्हा साहब, मार्केट बाज़ार को, बजट को बड़ी बेसब्री से देखता है, बजट में कुछ हो या ना हो, लेकिन माहौल जिस तरीके से बनता है हर कोई बजट को देखता है। और रिजर्व बैंक ने काफ़ी कुछ किया, अब रिजर्व बैंक के बाद दारोमदार वित्त मंत्री में पड़ा हुआ है। आप लोग क्या उम्मीद लगा बैठे हैं?
तो देखिए दो तीन मुख्य एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से। पहला तो ये है कि अब तक अगर आप देखें तो जितनी प्रगति हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वो सरकार के पहल के द्वारा हुई है। और केपेक्स में सरकार ने जो एक्सीलरेटर पर पैर लगा रखा है, हाँ, वो स्पीड में कमी नहीं आनी चाहिए। ये पहला एक्सपेक्टेशन रहेगा बाजार में। और खास करके जैसे कि हमने देखा पावर के क्षेत्र में, रेलवेज के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में सरकार ने जो पहल की है, वो पहल जो है वो बजट में जारी रहना चाहिए। दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि देखिए सरकार जो भी कदम उठाती है, जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट शॉर्ट टर्म में आए। कुछ कदम ऐसे हैं जिनका रिजल्ट कुछ समय के बाद दिखता है। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी पहल ली गई थी सरकार के द्वारा, पीएलआई स्कीम के द्वारा। उस पीएलआई के कारण जो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स है, वो हमने देखा कि कम से कम पूरे प्राइवेट सेक्टर में अगर ना बढ़ा हो तो कुछ प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हुए, रिन्यूएबल एनर्जी हुए, इस तरह के क्षेत्र में प्राइवेट केपेक्स बढ़ा है। अगर आप इन्फ्लेशन को ही अगर आप मुद्दा माने, चूंकि आज का डिस्कशन आरबीआई पॉलिसी से संबंधित है, तो देखिए इन्फ्लेशन में दो प्रभाव आते हैं ना, एक तो डिमांड का और एक सप्लाई का। भारत में कंजम्पशन का डिमांड अब वीक हो गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कंजम्पशन ने एक रोल प्ले किया हो इन्फ्लेशन को बढ़ाने में। इन्फ्लेशन पर ज्यादातर असर जो देखा गया है वो आया है सप्लाई साइड से। और ये सप्लाई साइड के शॉक्स जो हैं, कुछ तो डोमेस्टिक हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम डोमेस्टिक फैक्टर्स को एड्रेस कर सकते हैं? तो जैसा कि जोशी साहब ने कहा, एग्रीकल्चर एक क्षेत्र है जहां हम कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है जहां पर हम कुछ कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई सप्लाई का शॉक ना आए। तो ये एक दूसरी उम्मीद है जो कि हम बजट से कर सकते हैं। तीसरी जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर से भट्टाचार्य साहब, एक संबंधित बार है। आपके पास आऊंगा, सिन्हा साहब। अच्छा ठीक है, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, सॉरी। तीसरा जो है वो है संबंधित फाइनेंशियल सेक्टर से। उसमें अगर आपने देखा होगा कि डिपॉजिट के लिए अभी बैंक्स के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, कंपटीशन बढ़ गया है, और बैंक्स इस बात को अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें डिपॉजिट एक्सेस करने में मुश्किल हो रही है। अगर आप इसी को पृष्ठभूमि में देखें बैकग्राउंड में, तो जब तक म्यूचुअल फंड्स के डेट फंड्स को टैक्स का राहत मिला रहता था, तब तक इन्वेस्टर का कुछ पैसा डेट फंड के द्वारा भी बाजार में उतर जाया करता था। अब इसमें बहुत कटौती आई है। तो मेरे ख्याल से समय ज्यादा गुजरा नहीं है। सरकार एक बार रिविजिट कर ले कि क्या डेट फंड्स पर जो पहले टैक्स रिलीफ दी जाती थी, कि क्या उसको रीइंस्टेट कर सकते हैं। ये भी मेरे ख्याल से सरकार को करना चाहिए। भट्टाचार्य साहब, आपने देखा कि रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में जितना बढ़ चढ़ करके एग्रेसिव जीडीपी का टारगेट दिया था, वहाँ पे अब वो फिर प्रैक्टिकल कह सकते हैं कि जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो अपनाया। जीडीपी का पूरे कारोबारी साल का जो ग्रोथ का टारगेट है उसको घटा दिया है। तो घटा तो दिया है, लेकिन इसको वापस से पटरी पर कैसे लाया जाए, इसके लिए कुछ कदम रिजर्व बैंक को भी उठाना था। अभी फिलहाल ब्याज दर में कटौती, बैंक रेट में कटौती नहीं की गई, लेकिन ये ग्रोथ को वापस से पटरी पर लाने के लिए सरकार की भी जिम्मेदारी बनेगी जाहिर तौर पे। तो बजट एक बड़ा इवेंट होगा इसके लिए। जरूर, आपने एकदम सही कहा है। मैं यही आशा करूंगा कि इस बजट में जो प्रधान समस्या जो है, एक बहुत सारे समस्याएं हैं हमारी इकोनॉमी में, पर उसका जो प्रधानतम समस्या जो है वो मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अभी सरकार के इन्वेस्टमेंट के सिवा बाकी प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का रेट अभी भी उतना ज्यादा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इनकम टैक्स के रियायत के बदले शायद अगर इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव को सोचा जाए तो उससे उसका जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो एक प्रभाव आएगा, अच्छा, वो एक इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। तो मैं तो यही आशा करूंगा कि इस बजट में शायद इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव अगर को अच्छी तरह से स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाया जाए, ये एक बात अच्छी होगी। और दूसरी बात ये होगी, जो बजट पिछले 2-3 बजटों में हमने उसका आभास मिला है कि किस तरह से स्टेट्स को ये इन्वेस्टमेंट साइकिल में ला जा सके। किस तरह से अभी तक क्या हो रहा है कि उन्होंने रिफॉर्म लिंक्ड कैपेक्स
एलोकेशन होता है स्टेट्स को। अगर स्टेट्स को भी इस इन्वेस्टमेंट रिवाइवल में एक इंसेंटिव दिया जाए, जिससे कि जो स्टेट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा सकता है उसको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस थोड़ा बेटर होगा, मैं समझता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस वक्त हमारे पास इन्वेस्टमेंट की है। और जो अगर टैक्स ग्रोथ की जो आप ट्रेंड देखेंगे वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। जो पहली तिमाही में जो ग्रोथ था उससे दूसरी तिमाही में वो टैक्सेशन कलेक्शन की ग्रोथ एकदम नीचे आ गई है। वो बजट के जो अनुमान था उसके नीचे आ गया है ऑलमोस्ट। तो मैं ये नहीं समझता कि इस वक्त बहुत बड़ी कोई एक टैक्स इंसेंटिव देने का स्कोप सरकार के पास है। ज्यादातर क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार एक प्रतिश्रुतिबद्ध है कि वो फिस्कल डेफिसिट को किस तरह से कंट्रोल में लाए, डेट को कम करे। तो दोनों चीज को अगर लाना पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक टैक्स रियायत ना देकर इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स इंसेंटिव देना ही मेरे ख्याल से बेहतर होगा। क्योंकि इससे हमारी अर्थनीति की जो एक इन्वेस्टमेंट की जो जरूरत है वो शायद हम पूरा कर सकेंगे थोड़ा। बिल्कुल, यहाँ पे रिजर्व बैंक ने जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया तो उनको भी एहसास हो रहा है कि वाकई इकोनॉमी में कमजोरी तो है। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा कि ये बॉटम आउट हो गया है, लेकिन बॉटम आउट के बाद अब ऊपर कितनी तेजी से रफ्तार से बढ़ेगी इकोनॉमी, इसकी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक पे भी है, वित्त मंत्रालय पे भी है, जो बजट एक मौका होगा। लेकिन ये पॉजिटिव इंडिकेटर कितने मजबूत दिख रहे हैं ग्रोथ के लिए। और दूसरा कि रिजर्व बैंक की अगली पॉलिसी से पहले 2-3 खास इवेंट होने वाले हैं। वो इवेंट क्या होंगे और वो इवेंट कितना असर डालेंगे रिजर्व बैंक के लिए, उस पर क्या कितनी नज़र रखनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आरबीआई की इस मॉनेटरी पॉलिसी के बाद अब ग्रोथ का डायरेक्शन किधर रहने वाला है। क्या सिर्फ आरबीआई तक बात रहेगी या फिर वित्त मंत्रालय को कुछ कदम उठाने चाहिए, इस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा डिटेल में की है। लेकिन अब अभी यहाँ से बजट तक या फिर कहें कि आरबीआई की अगली पॉलिसी तक कुछ इवेंट है जो बड़े इवेंट हैं जिस पर सबकी नज़रें टिकी हैं, और उस इवेंट का असर हमारे यहाँ ग्रोथ पे पड़ेगा, इकोनॉमी पड़ेगा, रिजर्व बैंक की अगली पॉलिसी भी पड़ेगा। डीके जोशी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा इस मुद्दे को लेकर के। ट्रंप का पावर में आना, शपथ ग्रहण करना, उस बीच फेड का डिसीजन आना, ये दोनों चीज़ें कितना बड़ा फैक्टर है आगे की आरबीआई पॉलिसी के लिए, क्योंकि दोनों बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सा हो गया है। नहीं, फेड का डिसीजन तो देखिए महंगाई पे डिपेंड करता है। अगर ट्रंप आते हैं, मतलब आ गए हैं, और जब वो आएंगे और अगर वो टैरिफ लगाते हैं चाइना पे, तो उसका 2 असर पड़ेंगे। एक तो चाइना की ग्रोथ नीचे जाएगी और दूसरा यूएस में इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। यूएस की, हमारा ये मानना है कि यूएस की ग्रोथ पे ज्यादा असर इस समय नहीं पड़ेगा, पर उनकी महंगाई की दर जो है 30 बेसिस पॉइंट के करीब ऊपर चले जाएगी। इसका मतलब है जो इंटरेस्ट रेट कट का उनका जो साइकिल है वो थोड़ा सा शैलो हो जाएगा। 50 बेसिस पॉइंट जितना उन्हें काटना था उससे 50 बेसिस पॉइंट लगभग कम करेंगे। तो ये हमारा एक सिमुलेशन था जो इस पे बेस्ड है कि जो वेटेड टैरिफ है यूएस जो चाइना पे लगाएगा वो 25% हो जाएगा। अभी इस समय वेटेड टैरिफ 14% है। तो इस एक तो ग्लोबल रेट कट साइकिल थोड़ा शैलो हो जा रहा है, तो इसका असर ऑब्वियसली जब जो फेड करता है उसका असर और देशों में पड़ता है। और इंडिया का जहां तक हमारा सवाल है, हमारे ऊपर इसका अभी इस पे निर्भर करेगा कि वो जो टैरिफ है वो हमारे ऊपर भी उसका बर्डन आता है कि नहीं, क्या हमारे ऊपर भी इम्पोज किया जाएगा कि नहीं। क्योंकि हम ये बात जो ट्रंप साहब के जो पिछली कार्यकाल था उसमें उन्होंने खासकर ये कई बार मुद्दा उठाया कि इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस रन करता है यूएस के साथ, तो वो उसमें वो नेगोशिएट करते हैं कि कैसे उसको कम किया जाए, कैसे कंसेशंस लिए जाए। तो ये भी जारी रहेगा। तो ये किस हद तक जाएगा ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अभी से लेकर जब तक ये अनाउंस नहीं करते हैं यूएस से, तब तक एक बहुत ही अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहेगा। और अनसर्टेनिटी जो है वो ना इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छी है ना वो पॉलिसी के लिए अच्छी है। तो एक तरह से आपको बहुत ही निम्बल अप्रोच जिसको बोलते हैं वो लेके चलनी पड़ेगी इस समय। और जैसे आपकी स्थिति आएगी, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, उस हिसाब से आपको अपनी
अपने रिएक्शन मोल्ड करने पड़ेंगे। तो मोटे तौर पे हमारा ये मानना है कि इंडिया का भी आरबीआई ने रेट तो 250 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं, पर उतने वो घटाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी अभी ग्रोथ प्रोजेक्शन जैसा मैंने पहले कहा काफी स्ट्रांग है। साथ साथ महंगाई का जो सप्लाई शॉक है वो कोई बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जो उम्मीद है कि वो नीचे आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियसली आरबीआई चलेगा। जब तक ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी तब तक आरबीआई कॉशियस रहेगा इन्फ्लेशन के मामले में, और वो यूएस के पॉलिसी को भी ऑब्जर्व करेगा। तो एक तरह से अनिश्चितता का माहौल इस समय बना हुआ है, जो कि ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, ना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल। यहाँ पर मैं संजय सिन्हा साहब और बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। एक सवाल और आपके पास जोशी साहब कि ठीक है, यूएस के तरफ से इंडिकेशन ठोस जब मिलेंगे तब देखा जाएगा, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती। पिछली बार हमने देखा स्टील पे ड्यूटी बढ़ा दी, एल्युमिनियम पे ड्यूटी बढ़ा दी, और ये उनका कब क्या कर देंगे अभी किसी को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन इंडिया में जो आरबीआई की पॉलिसी के स्टेटमेंट में भी कहा गया कि ग्रोथ के वापस पटरी पर आने के कई सारे इंडिकेशन दिख रहे हैं, तो वो जो इंडिकेशन का जिक्र यहाँ पे किया गया, आपको क्या लगता है वो इंडिकेशन कितने मजबूत हैं जो आगे रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में कटौती करने में मददगार साबित होंगे? देखिए, एक तो यह है कि जो दूसरी तिमाही में जो जीडीपी गिरा उसमें कुछ शॉक्स भी थे। ऐसा नहीं है कि वो अचानक ही गिर गए। मॉनसून का शॉक था जिसके कारण माइनिंग की एक्टिविटी पे असर पड़ा। ग्लोबल ट्रेड बहुत कमजोर था, तो एक्सपोर्ट्स भी हमारे कमजोर थे। सरकार जो है, जो इन्वेस्टमेंट का उन्होंने प्लान बनाया था इस साल के लिए, उसमें अभी काफी पीछे हैं, उनको बहुत कैचअप करना है। तो इन्वेस्टमेंट में भी सरकार ने स्लो डाउन किया था। तो अगले अब सेकेंड हाफ में अगर देखेंगे तो ये सारे शॉक्स नहीं होंगे, और सरकार इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। जो जितना इस फाइनेंशियल ईयर का जो बच गया उसमें वो आप तेजी देखेंगे इसमें। और साथ साथ मैंने मतलब मॉनसून तो अब निकल चुके हैं, वो तो अगले साल देखी जाएगी, पर अभी फिलहाल इस फिस्कल ईयर में जो एडवर्स इम्पैक्ट है रेंज का, वो आपको सेकेंड हाफ में नहीं दिखाई देगा। तो कुछ चीजें जो शॉक्स थे वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से ही ग्रोथ थोड़ा ऊपर आएगी। साथ साथ जो सीजन है इस समय, फेस्टिवल सीजन, मैरिज सीजन, वो काफी स्ट्रांग चल रहा है, तो उसका भी असर आपको आंकड़ों में दिखाई देगा। और पीएमआई जो एसएनपी नापता है उसमें भी लगभग 60 से थोड़ा ही नीचे है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का। तो एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि इकोनॉमी में धीरे धीरे जो बॉटमिंग आउट है वो दिखाई दे रही है। और जब जैसे ही अभी आंकड़े कुछ दिनों में आपको आईआईपी के भी आंकड़े आ जाएंगे तो और इन्फ्लेशन के भी आंकड़े आ जाएंगे, तो आपको थोड़ा उससे अंदाजा लग जाएगा कि सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। जो बिजली की कमी, मतलब इसमें जो बातें आपने कही जोशी साहब, जो आपने ये जो बात कही कि शादी के मौसम, फेस्टिवल मौसम, वो भी तात्कालिक होते हैं, वो ठीक है, एक डिमांड को बूस्ट करने का एक ट्रिगर बनता है, उसका लॉन्ग हमेशा चलता रहेगा ये संभव नहीं है। मॉनसून हर साल आता है, लेकिन जो फंडामेंटल चीज़ें होती है एक बार दब जाती हैं तो उसको उठने में वापस से थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो हम लोगों ने भी देखा, आपने भी महसूस किया होगा। बख्शी साहब, एक जो सबसे बड़ा इशू है कि अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने भी एक प्लेटफॉर्म पे बोला कि आपको अगर कंजम्पशन बढ़ाना है तो कॉर्पोरेट को कुछ एक्शन भी लेना पड़ेगा, आपको वहाँ पे सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, आपको वहाँ का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तो एक साइकिल चलता रहता है। तो कंजम्पशन का बिल्कुल सुस्त पड़ जाना, ये कितना बड़ा कंसर्न है? देखिए, कंजम्पशन अल्टीमेटली इकोनॉमी को ड्राइव करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर कर देगा, डिस्ट्रीब्यूटर बाय कर लेगा, वो आगे रिटेलर को, जैसे कार के डेटा में देखते हैं, व्हीकल के डेटा में देखते हैं, कंपनियां जितना होलसेल में डीलर के पास रखती है, लेकिन डीलर के पास इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाती है। अगर वो फाइनल पॉइंट पे सेल कंज्यूमर बाय नहीं करेगा, और जो शुरू में हिराला ने बात कही थी कि भाई इन्फ्लेशन, ये आरबीआई को रेट कब करना चाहिए थे, तो आरबीआई का ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि कंजम्पशन में अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो कंज्यूमर के पास में कंज्यूम करने के लिए पैसा बहुत कम बचता है, और उसके बाद करने के बाद में वो मकान क्या खरीदेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो उसकी ईएमआई बढ़ती है वो तो एक चीज है, लेकिन उसका अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद ही पैसा नहीं बचता। तो एनीवे, कंज्यूमर इंडिया में काफी ड्राइव करता है। फॉर्चुनेटली हमारी सर्विसेज इकोनॉमी ठीक कर रही है, लेकिन एक बड़ा अच्छा आर्टिकल मैंने देखा था कि 142 करोड़ की जनसंख्या में 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो रियली
लार्जर कंज्यूम करते हैं, और उसके अलावा 10-12 करोड़ के और हैं जो कि थोड़ा कम कंज्यूम करते हैं, और उससे कम वाले इन्फ्लेशन और आय और अनएम्प्लॉयमेंट के सीन को देखते हुए बहुत ही कम कंज्यूम कर पाते हैं। तो या सिर्फ ज़रूरत भर का कंज्यूम करते हैं, एसेंशियल को कंज्यूम करते हैं, तो उन चीज़ों का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हमारे जैसे फॉरेन के इन्वेस्टमेंट आते हैं, वो 142 करोड़ या एक बड़ी मिडिल क्लास को देख के आते हैं, पर वो मिडिल क्लास में कंज्यूमिंग क्लास कितनी है? ठीक है, एस्पिरेशन लेवल लोगों का बड़ा है, और आज कम आय वाले लोग भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटी पार्लर के खर्चे हों, मेकअप के खर्चे हों, गारमेंट्स के खर्चे हों, अच्छा पहनने के, अच्छा दिखने के खर्चे हों, एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चा हो, आज तो वो करने लगे हैं। लेकिन आय बढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का ये बहुत पॉइंट ज़रूरी सही है है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर को ये उनका इंडिकेशन है, उसको फॉलो कितना करते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। ये देखना। संजय सिन्हा साहब, 2 सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूँ। एक तो कंजम्पशन, हमने ये देखा कि जो अलग अलग इंडस्ट्री के आंकड़े आए, ख़ास तौर से एफएमसीजी के आंकड़े, तो वो कह रहे हैं कि अर्बन सेक्टर में डिमांड कम है, रूरल एरिया में डिमांड ज़्यादा है। एक दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि प्रीमियम कैटेगरी की डिमांड ज़्यादा है, जो इकोनॉमिक कैटेगरी है उसकी डिमांड कम है। तो ये कहीं आपको अंतर्विरोध दिख रहा है क्या? और दूसरा कि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से या फिर क्या पूरे हफ्ते भर में एफआई धीरे धीरे वापस भारतीय बाज़ार में लौटने लगे हैं, तो उनका जो बाहर जाने का सिलसिला था थम रहा है, तो ये किसी ठोस बुनियाद पे थम रहा है या फिर ये अभी डमाडोली है? तो जहां तक कंजम्पशन का सवाल है, तो देखिए कोविड के बाद जो रिकवरी हुई वो काफी के शेप्ड रिकवरी ही हुई है हमारे देश में, जहां पर प्रीमियम कंजम्पशन काफी तेजी से बढ़ा है और मास कंजम्पशन जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया है। तो ये डाइकोटमी जो कंजम्पशन का है वो हम कुछ महीनों से नहीं, कुछ क्वार्टर से देख रहे हैं अपने देश में। आज भी जो इनका कंज्यूमर सेगमेंट का जो डेटा पब्लिश हुआ, उसमें भी हमने ये देखा है कि जो सो कॉल्ड लोअर मिडिल क्लास है, तो उसमें उतना ग्रोथ नहीं हुआ है जितना कि बाकी ऊपर के इनकम क्लासेस में, कंज्यूमिंग क्लासेस जो है उनमें हुआ है। तो इसलिए ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है कि कंजम्पशन जो है, अर्बन कंजम्पशन, वो हाई टिकट आइटम पे ज्यादा है। और अब तक अगर आप देखें तो जो आंकड़े आते थे उससे ये दिखता था कि अर्बन कंजम्पशन तो तब भी स्टेडी था, रूरल कंजम्पशन में तेजी नहीं आई थी। लेकिन पिछले क्वार्टर में हमने देखा फॉर द फर्स्ट टाइम कि अर्बन कंजम्पशन में थोड़ी रुकावट आई है और ऑन द कॉन्ट्ररी रूरल कंजम्पशन में बढ़ोतरी हुई है। आगे जाकर ये आंकड़े किस तरह का शेप लेंगे, मेरे ख्याल से जैसा रिवाइवल हो रहा है, जो पीएमआई इंडेक्स में दिख रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रिवाइवल दिख रहा है, मुझे लगता है कि अर्बन कंजम्पशन भी उस पर डिपेंड करेगा। और जिस तरह की रूरल खरीफ की जो सीजन गुजरी है, भले बारिश का कहर कुछ रीजन्स में काफी बुरा रहा हो, लेकिन ओवरऑल खरीफ की प्रोडक्शन जो है वो अच्छी रही है। तो मेरे ख्याल से हमारे पास समय सिन्हा साहब थोड़ा सा कम है कि अगर एफआई वाले सवाल पे अगर आप थोड़ा सा अपनी टिप्पणी कर दें तो हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो जो एफआईआई का जो डेटा है, अगर आप इसी कैलेंडर ईयर को देखें या फाइनेंशियल ईयर को देखें, तो ऐसा नहीं है कि एफआईआई ने हर महीने नेट सेलिंग की है। हमारे सामने चूंकि अक्टूबर का आंकड़ा 1 लाख करोड़ से ऊपर है, इसलिए हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके पहले का महीना देखें तो सितंबर में उनकी फिगर नेट पॉजिटिव 35,000 करोड़ की थी। जून और जुलाई में भी उनके फिगर नेट पॉजिटिव थे। तो एफआईआई के फिगर का उतार चढ़ाव मंथ ऑन मंथ तो लगा रहेगा। मेरे ख्याल से भारत में स्ट्रक्चरली ऐसा कुछ नहीं बदला है जिसके कारण एक भारत छोड़ो अभियान एफआईआई ने अडॉप्ट कर लिया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। एक्सेप्ट फॉर वन थिंग कि भारत के वैल्यूएशन पर सवाल उठते हैं, लेकिन जिस तरह की हमारी सेक्टोरल कॉम्पोजिशन है, हम बाकी इमर्जिंग मार्केट से हमारा मार्केट जो है हमेशा ज्यादा वैल्यू कमांड करेगा। तो मैं समझता हूं कि जहां तक मार्केट का पर्सपेक्टिव है, वहां पर हमें एफआईआई के फिगर को उतना ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए जितना कि हमारे डोमेस्टिक फ्लोज को देना चाहिए। आज तक बाजार को डोमेस्टिक फ्लोज ने संभाल के रखा है। जब ये डोमेस्टिक फ्लोज डगमगाएंगे तो ही बाजार को खतरा है।
एफआईआई की अग्रेसिव सेलिंग से मेरे ख्याल से नियर टर्म में बाजार को खतरा नहीं है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए, तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पे जो आप लोगों से व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं कि रिजर्व बैंक के पास एक अगला मौका होगा फरवरी का, उसके बीच कई सारे इवेंट है जिसको काफ़ी करीबी से देखना होगा, उसका भी असर पड़ सकता है। और इस बीच एक बड़ा मौका आएगा बजट का, जिसको लेकर अलग अलग उम्मीदें हैं। इस उम्मीदों पर वित्त मंत्री कितना खड़ा उतरती हैं और भी उम्मीदें क्या, आगे वाले शो में हम लोग कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।